साल 2012 में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, नाम था जोकर। उस फिल्म में एक गांव दिखाया गया था जिसका नाम था पगलापुर। गांव में लोग रहते थे, घर थे, खेत थे, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में उस गांव का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए वहां के लोग अपनी पहचान और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय बहुत से लोगों को ये कहानी महज एक फिल्म की कल्पना लगी होगी, लेकिन शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि उत्तराखंड में भी एक ऐसी जगह मौजूद है जिसकी कहानी कहीं ना कहीं आपको इस फिल्म की याद जरूर दिलाएगी। यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं, यहाँ पर सड़कें हैं, स्कूल है, बैंक है, अस्पताल और बाजार तक है, लेकिन दशकों से लोग अपने ही घर का कानूनी अधिकार पाने के लिए यहाँ पर इंतजार और संघर्ष कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस गांव को उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि इस गांव को अभी तक पहचान नहीं मिल पाई। जहां पर सब कुछ है लेकिन अधिकार नहीं है, वहां के लोगों का जीवन कैसा होता होगा, और क्यों आज भी हजारों परिवार अपने ही घर की कानूनी पहचान का इंतजार कर रहे हैं। क्या कभी यहाँ पर बैठे लोगों का दशकों पुराना ये सपना पूरा भी हो पाएगा? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे और गांव से जुड़े उस आंदोलन की कहानी भी आपको बताएंगे जिसने कई पीढ़ियों को इंतजार करना सिखा दिया। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों की सीमा पर बसा है बिंदु खत्ता गांव। आबादी के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े गांव में ये गिना जाता है। लगभग 80,000 लोगों की आबादी वाला ये इलाका हल्द्वानी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। पहली नजर पर ये किसी सामान्य गांव जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि चारों ओर फैले हरे भरे खेत हैं, दूर तक दिखाई देने वाली कुमाऊं की पहाड़ियां हैं, आसपास घने जंगल हैं और उसी के बीच से गुजरती सड़कें इस क्षेत्र को एक अलग ही पहचान देती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ यहाँ की जिंदगी भी रफ्तार पकड़ने लगती है। बाजारों की दुकानों के शटर खुलने लगते हैं, लोग अपने काम को निकलते हैं और पूरे इलाके में एक अलग सी ही चहल पहल दिखाई देती है। यहाँ पक्की सड़कें हैं, बैंक है, अस्पताल है, स्कूल और कॉलेज भी हैं, यानी कि रोजमर्रा की जरूरतों की लगभग हर चीज यहाँ पर मिलती है। विकास के लिहाजे से यहाँ पर ये सारी निशानियां मौजूद हैं। यही वजह है कि जो व्यक्ति पहली बार बिंदु खत्ता आता है उसके लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये अभी भी गांव कहलाता है। लेकिन बिंदु खत्ता की पहचान सिर्फ उसके विकास से नहीं है, यहाँ पर आज भी पहाड़ की संस्कृति और सामाजिक परंपराएं जीवित है। लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथ खड़े रहते हैं, यानी आधुनिकता के बीच भी इस क्षेत्र ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को संजो कर रखा है। मगर इस खूबसूरत और जीवंत बसावट की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। विडंबना ये है कि जहाँ हजारों परिवार कई पीढ़ी से यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ खेत है, घर है, बाजार भी है और पूरा सामाजिक ढांचा मौजूद है, वहीं बिंदु खत्ता आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष केवल सुविधाओं का नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को सरकारी रिकॉर्ड में मान्यता दिलाना है। दशकों तक सबसे बड़ी मांग रही बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिले और यहाँ पर रहने वाले परिवारों को उनके जमीन पर कानूनी अधिकार प्राप्त हो। यानी कि सब कुछ होने के बावजूद इस बस्ती की सबसे बड़ी कमी एक आधिकारिक पहचान और मालिकाना हक की है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे विकसित आबादी वाला ये क्षेत्र, जहां पीढ़ियां बीत गई, फिर भी अपने अधिकारों से वंचित है और इसके लिए संघर्ष कर रहा है। तो इस सवाल को जानने के लिए हमें करीब 100 साल पहले जाना होगा। बिंदु खत्ता की उत्पत्ति को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि खत्ता शब्द का उपयोग पुराने समय में जंगल के भीतर स्थित किसी विशेष भूभाग के लिए किया जाता था। वहीं कुछ स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि इलाका कभी छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, इसलिए समय के साथ इसका नाम बिंदु खत्ता पड़ गया। हालांकि नामकरण को लेकर कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन वर्षों से ये नाम यहाँ की पहचान और इतिहास का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इस क्षेत्र का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा माना जाता है। 1930 के दशक में कुमाऊं की पहाड़ी इलाकों से अनेक परिवार रोजगार और खेती के बेहतर संभावनाओं की तलाश में तराई की ओर आने लगे। उस समय ये पूरा इलाका घने जंगलों से भरा हुआ था और वन विभाग के नियंत्रण में आता था। नई जिंदगी की उम्मीद को लेकर लोगों ने कठिन परिस्थितियों के बीच पेड़ पौधे से भरे इस क्षेत्र को खेती के योग्य बनाया और धीरे धीरे आवास बसाने लगे। समय बीतने के साथ ये बसावट एक बड़े आबादी वाले क्षेत्र में बदल गई। हालांकि एक समस्या शुरू से ही बनी रही। जिन खेतों और घरों को लोगों ने अपनी मेहनत से तैयार किया, उनकी कानूनी स्थिति कभी स्पष्ट ही नहीं हो सकी। सरकारी अभिलेखों में ये क्षेत्र वन भूमि के रूप में दर्ज रहा और प्रशासनिक तौर पर इसे वन ग्राम माना जाता रहा।
इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ रहने वाले परिवारों को निवास और खेती की अनुमति तो थी, लेकिन भूमि का स्वामित्व उनके नाम पर नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों को उम्मीद थी कि वर्षों से उनकी बसावट को देखते हुए उन्हें अधिकार मिलेगा और इस क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन कानूनी प्रक्रिया और वन संबंधी नियमों के कारण मामला लगातार लंबित रहा। समय के साथ यहाँ का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। आबादी बढ़ी, सड़कें बनी, स्कूल और कॉलेज खुले, स्वास्थ्य सुविधाएं तक पहुंची और व्यापारिक गतिविधियों को भी विकास मिला। बाहरी रूप से ये एक व्यवस्थित और विकसित गांव जैसा दिखाई देने लगा, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इसकी स्थिति जस की तस बनी रही। यही कारण था कि यहाँ रहने वाली पीढ़ियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न विकास सुविधाओं का कभी था ही नहीं, वो इससे कहीं अधिक था अपने घर और खेत पर अधिकार प्राप्त करना। धीरे धीरे ये मांग एक व्यापक जन संघर्ष का आधार बन गई। आज जब हम इस क्षेत्र को देखते हैं तो इसकी वर्तमान तस्वीर और शुरुआती दौर की परिस्थितियों पर जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। बुजुर्गों के अनुसार जब शुरुआती परिवार यहाँ पर पहुँचे थे तब चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे। जंगली जानवरों का भय हमेशा बना रहता था। मलेरिया जैसी बीमारी लोगों के लिए बड़ी चुनौती थी और बुनियादी सुविधाओं का नामो निशान नहीं था। न यातायात की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य केंद्र थे और न ही बिजली जैसी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी मेहनत से इस इलाके को रहने योग्य बनाया, जंगल को साफ कर खेती शुरू की, कच्चे घर बनाए और धीरे धीरे एक संगठित समाज का निर्माण किया। जहाँ आज चहल पहल भरे बाजार दिखाई देते हैं, वहाँ कभी ऊंचे घास और पेड़ों का साम्राज्य था। जहाँ आज विद्यालय, बैंक और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं, वहाँ कभी जंगल हुआ करते थे। ये केवल एक बसावट की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की मेहनत, संघर्ष और दूरदृष्टि की कहानी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी एक नई दुनिया बसाकर खड़ी कर दी। विडंबना ये रही कि जिस धरती को उन्होंने अपने श्रम से संवार कर योग्य बनाया, उस पर अधिकार का प्रश्न आने वाले दशकों के सामने सबसे बड़े संघर्ष के रूप में बना रहा। दरअसल फर्क सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि अधिकारों का भी है। राजस्व ग्राम का दर्जा सिर्फ एक सरकारी नाम नहीं होता, बल्कि इसके साथ कई कानूनी और प्रशासनिक अधिकार भी जुड़े होते हैं। राजस्व ग्राम की जमीन का रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास दर्ज होता है, जिससे लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक ले सकते हैं। जमीन की खरीद बिक्री कानूनी रूप से आसान हो जाती है। किसान अपनी जमीन के दस्तावेज के आधार पर बैंक से लोन ले सकता है और भूमि से जुड़े विवाद का समाधान भी राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की व्यवस्था, पंचायती चुनाव और कई सरकारी योजनाओं का संचालन भी आसानी से हो सकता है। वहीं वनग्राम की स्थिति इससे थोड़ी अलग होती है। ऐसे गांवों की जमीन आमतौर पर वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में मानी जाती है और वहां रहने वाले लोगों के पास अपनी जमीन का स्पष्ट मालिकाना हक नहीं होता है। लोग पीढ़ियों से वहां रह सकते हैं, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, घर तक बना सकते हैं, लेकिन जमीन से जुड़े कानूनी दस्तावेज और उनसे जुड़े अधिकार सीमित होते हैं। जमीन की खरीद बिक्री, नामांतरण और बैंक से लोन लेने जैसी प्रक्रिया आसान नहीं होती है। कई मामलों में विकास कार्य और भूमि से जुड़े फैसलों के लिए भी वन कानूनों और प्रशासनिक नियमों का पालन करना पड़ता है। यही कारण है कि वनग्राम में रहने वाले लोग अक्सर राजस्व ग्राम का दर्जा पाने की मांग करते हैं, ताकि उन्हें अपनी जमीन और भविष्य को लेकर कानूनी सुरक्षा और स्पष्ट अधिकार मिल सके। और यही कारण है कि बिंदुखत्ता के लोगों के लिए राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त करना केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि अपने घर, अपनी जमीन और भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। दशकों से यहाँ रहने वाले लोग मानते हैं कि जिस भूमि को उनके पूर्वजों ने बसाया, उस पर उनका कानूनी अधिकार मिलना उनका हक है। और इसी मांग ने आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का रूप भी लिया। बिंदुखत्ता के लोगों का संघर्ष कोई 1-2 साल पुराना नहीं है, बल्कि कई दशकों पुराना है। जब यहाँ के लोगों को एहसास हुआ कि पीढ़ियों से यहाँ रहने के बावजूद उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है, तब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। 1970 के दशक के आखिर में स्थानीय लोग संगठित होने लगे और बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की मांग उठाने लगे। धीरे धीरे ये मांग एक बड़े जन आंदोलन में बदल गई। लोगों ने कई बार धरने दिए, रैलियां निकाली, भूख हड़ताल तक की और सरकारों को ज्ञापन भी सौंपा। हर चुनाव के समय ये चर्चा मुद्दा में आ जाता और नेताओं द्वारा आश्वासन तक दिया जाता कि बिंदुखत्ता को जल्द ही राजस्व गांव का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद मामला फिर से सरकारी फाइलों में उलझकर रह जाता। साल 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बना। इसके बाद बिंदुखत्ता के लोगों की उम्मीदें थोड़ी और बढ़ गई। लोगों को लगा कि अलग राज्य बनने के बाद उनकी समस्या का समाधान आसान हो जाएगा।
लेकिन समय बीतता गया और स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अलग अलग सरकारों ने समाधान का भरोसा जरूर दिया, लेकिन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया। साल 2016 में बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा कर दी गई। प्रस्ताव पास होने के बाद लोगों को लगा कि अब तो उनका दशकों पुराना सपना पूरा ही होने वाला है। पूरे बिंदु खत्ता में खुशी का माहौल था, लेकिन सरकार बदलने के बाद मामला फिर से अधूरा रह गया। साल 2022 में सरकार ने करीब 16 साल के नए बिजली कनेक्शन और विद्युतीकरण पर रोक हटा दी। इससे लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मांग जमीन पर मालिकाना हक और राजस्व ग्राम का दर्जा आज भी अधूरा है। इसके बाद सरकारों ने वादे जरूर किए, लेकिन आज भी हजारों परिवार उसी इंतजार में हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जिन लोगों के दादा परदादाओं ने जंगल साफ करके इस इलाके को बसाया, खेती बनाई और पूरे इलाके को रहने लायक बनाया, उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी भी आज भी अपने घर और जमीन पर पूरे अधिकार का इंतजार कर रही है। यानी कि बिंदु खत्ता का संघर्ष केवल जमीन के कागजों की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, सम्मान और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की एक लड़ाई बन चुकी है। बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम बनेगा या नहीं, शायद आने वाले समय में इसका जवाब हमें मिल जाए, लेकिन जब तक सवाल अनसुलझा है तब तक उत्तराखंड के सबसे बड़े गांव की कहानी अधूरी रहेगी, जहां पर हजारों सपने हैं, लेकिन आज भी वहां के लोग अपने घर और अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।